गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास हम लोग आपका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उसमें हम लोग हार्मफुल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे, और सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे सूक्ष्म जीव जो है वो मानव प्रजाति में रोग उत्पन्न करते हैं, फिर कैसे वो जो है पौधों में और अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। फिर आपको ये भी बताया मैंने कि किस तरह से सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, यानी भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो जाती है हमें। तो हम जो है वो सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय देख रहे थे कि किस तरह से पके हुए भोजन को हमारे घरों में हम लोग सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। कल मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे, इसके अंदर नमक द्वारा परिरक्षण और रासायनिक उपाय द्वारा, लेकिन फिर से देख लेंगे हम लोग यहाँ पर एक साथ सभी को। तो देखो, सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। मतलब क्या है, हमारे पके हुए भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने का उपाय करना चाहिए। पहला जो है वो आपका है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। और नेक्स्ट वन इज़ नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। अब बच्चों, चीनी द्वारा परिरक्षण। बच्चों, आपने मुरब्बा देखा होगा, किस तरह से चीनी की चाशनी बनाकर, घोल बनाकर जो है वो हम लोग उसमें आंवला डुबो देते हैं, ठीक है, या फिर आम डुबो देते हैं, क्योंकि चीनी का ये जो गाढ़ा घोल है ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। इसमें सूक्ष्म जीव एंट्री नहीं ले पाते, जा नहीं पाते, और इस प्रकार बच जाते हैं सूक्ष्म जीव के संक्रमण से हमारे भोजन तत्व, ठीक है। जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले सूक्ष्म जीवाणु या जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आपका गर्म एवं ठंडा करना। देखो, कुछ चीज़ों को हम लोग गर्म करते हैं, उबालते हैं, क्योंकि उबालने से बहुत सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो एक नियंत्रित ताप परास के अंदर वृद्धि करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाती है। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, एक तापमान चाहिए होता है नियमित परास का। अगर उससे कम या ज़्यादा तापमान में वस्तुओं को रखा जाए तो सूक्ष्म जीव जो वृद्धि नहीं कर पाते। तो देखो किस तरह से गर्म एवं ठंडा करके हम बचाएंगे। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। तो पाश्चुरीकरण क्या है वो देखेंगे हम लोग। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को देखो, पाश्चुरीकरण क्या है यहाँ से लिख सकते हैं आप परिभाषा। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करते हैं, यानी अचानक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं, मतलब उसको डिब्बों में बंद कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वह हवा नहीं पहुंच पाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसको पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। तो ये है आपका पाश्चुरीकरण, और आपके परीक्षा में भी प्रश्न कई बार आ चुका है ये कि पाश्चुरीकरण किसको कहते हैं, बताइए। अब भंडारण और पैकिंग। पार्ट 1 में हमने देखा था किस तरह से हमने अनाज को सूक्ष्म जीवों से, कीट कृतंग से बचाने के लिए उसको स्टोर किया, उनका भंडारण किया। तो यहाँ हम लोग पका हुआ जो भोजन है हमारा, उसको हम लोग किस तरह से भंडारण और पैकिंग कर सकते हैं वो देखेंगे। आजकल आपने देखा है बच्चों कि डिब्बाबंद खाद्य सामग्री आती है एयर टाइट डिब्बों में, जिसमें हवा भी नहीं जा सकती। ऐसे डिब्बों के अंदर जो है आपकी सामग्री पैक आती है।
और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है और कब वो बना है वो सारी इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं वो सब चीज़ें आज डिब्बे पे लिखी हुई आती हैं। तो भंडारण में पैकिंग में आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा हो सकती है। अब नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तो हो गया हमारा भोजन का परिरक्षण कि घर में किस प्रकार हम लोग भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं, सूक्ष्मजीवों से बचा सकते हैं। अब आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। उसके बाद आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा कल तक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? आप सब जानते हो हमारे वायुमंडल में जो है वो नाइट्रोजन 78% है बच्चों, लेकिन पौधों के लिए पोषक तत्व तो है नाइट्रोजन बेहद ज़रूरी है, परंतु पौधे डायरेक्ट जो है वो इसको नहीं ले सकते हैं, गैसीय रूप में इसको नहीं ले सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे, कुछ जीवाणु हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील तत्वों में बदल देते हैं, उसके घटकों में बदल देते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, या किस प्रकार वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो अपने तत्वों में बदल जाती है, दूसरे रूपों यौगिकों में बदल जाती है। देखेंगे आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम नामक जीवाणु का नाम सुना और उसके बारे में पढ़ा है। जो लेग्यूम पौधे कौन से होते हैं? दलहन या फलीदार पौधे, ठीक है, उनकी जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि उनकी जड़ों में गुलाबी रंग की, काटोगे तो रंग गुलाबी होगा उसका। और लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम इसका कुल है, इसीलिए इसको लेग्यूम पौधे कहते हैं। बाकी ये फलीदार पौधे होते हैं। तो फलीदार पौधा जैसे मटर है, चना है, इसकी जड़ों में अगर आप देखोगे अरहर है, इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, छोटी छोटी बेर समान गुलाबी रंग की, उनको कहते हैं गुल्लिकाएँ। इन गुल्लिकाओं में एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, ये वाला जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो स्थिरीकरण में सहायक होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। स्मरण कीजिए राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, बता दिया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही, है ना। जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवी है, सिम्बायोसिस का उदाहरण है। सहजीवन का मतलब होता है जिसमें दो जीव एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। तो एक उदाहरण तो लाइकेन का बताया था मैंने, जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं, और कवक तो देता है उसको जैसे रहने के लिए आश्रय और खनिज लवण वगैरह अवशोषण करके देता है शैवाल को, और शैवाल जो है वो भोजन बनाता है और बदले में कवक को देता है, क्योंकि शैवाल के पास तो कवक के पास तो क्लोरोफिल नहीं है, वो भोजन नहीं बना सकता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ साथ में रहते हैं। तो इसको कहते हैं सहजीवन, या अंग्रेजी में कहते हैं सिम्बायोसिस। तो इसका एक उदाहरण तो बहुत अच्छा लाइकेन दिया मैंने आपको, और दूसरा उदाहरण जो है वही राइजोबियम बैक्टीरिया है या जीवाणु है, जो लेग्यूम पौधे की जड़ों में रहता है, स्थिरीकरण करता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अब ये नाइट्रोजन साइकिल बच गई कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% थी, अभी भी 78% है, जबकि हम यूज़ भी ले रहे हैं उसको, विभिन्न रूपों में वो बदल रही है। तो बच्चों ये मात्रा जो है वो कैसे फिक्स है? आज तक कमियाँ ज़्यादा क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर हर पदार्थ का चक्रण होता है, हमारी पृथ्वी पर हर पदार्थ का चक्रण होता है। विभिन्न रूपों से बदलते हुए पदार्थ वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने कंज्यूम किए या लिए हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी वायुमंडल से चलती है, विभिन्न रूपों में बदलती है, पौधे उपयोग में लेते हैं, फिर मनुष्य उपयोग में लेते हैं, और अंततः वापस ही वायुमंडल में पहुँच जाती है गैसीय अवस्था में। तो इस तरह से इसकी जो मात्रा है वो फिक्स है आज तक। अब ये फिक्सेशन कैसे होता है? चक्रण के द्वारा, यानी चीज़ें एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए वहीं पहुंच जाती है वापस, ये चक्रण है। तो नाइट्रोजन चक्र भी है, जल चक्र भी है, ऑक्सीजन चक्र भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र को हम लोग देखेंगे, लेकिन देखेंगे कल के वीडियो में। आज मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ किस तरह से लेग्यूम पौधे की जड़ों में गुल्लिकाएँ पाई जाती है। ये देखो एक लेग्यूम प्लांट की जड़ है ये, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी ये है गांठें। इन गांठों में ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम लोग जो हैं वो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन चक्र की स्टडी करेंगे। बस केवल इस पार्ट में आपका नाइट्रोजन चक्र ही शेष रहा है। ओके स्टूडेंट्स।